हेलो ऑल। पिछले 3 महीने से जिस बात की आशंका थी वो हो गया। रूस को यूक्रेन पर हमला करना था, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमला ज़ोरदार हुआ है, 3 तरफ से घेरा बनाकर हुआ है। बेलारूस की तरफ से हुआ है, रूस की तरफ से हुआ है और क्रीमिया की तरफ से अटैक किया गया है। आखिर ये जो हमला हुआ है इसकी पृष्ठभूमि तो आज से नहीं, लगभग 6 महीने पहले से रची जा रही थी। रूस पूरी तैयारी के साथ इस अटैक को अंजाम दे रहा है। जिस तरीके से हमला हो रहा है उस हिसाब से और जिस तरीके से उसने घोषणाएं की हैं सीक्वेंस वाइज, कि पहले उन्होंने 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश घोषित किया, उसके बाद अपनी संसद से बाकायदे उन्होंने परमिशन ली कि अब हम रूस की सीमा से बाहर अपनी सेना को काम करने के लिए नियुक्त करते हैं और आदेश उन्होंने वहाँ से पारित करवाया। इसके बाद उन्होंने बाकायदे नेशनल टीवी पर बैठकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम एक सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं यूक्रेन की धरती पर। और फिर उसके बाद उन्होंने ज़ोरदार हमला बोला। ज़ोरदार हमला इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट यूक्रेन की सभी जो रक्षा प्रणाली थी, जितना भी डिफेंस सिस्टम था, जो कुछ भी रडार सिस्टम था, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। इस समय की स्थिति ये है कि लगभग वहाँ का हर हवाई अड्डा और जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान हैं वो रूस की सेना की जद में आ चुके हैं। इस समय अगर आप यूक्रेन का एयर स्पेस देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ रूसी विमान दिखाई पड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि अगर अगले 1-2 दिनों तक ये स्थिति बनी रही और रूस के अलावा क्रीमिया को किसी भी देश की मदद नहीं प्राप्त हुई तो क्रीमिया के आगे बहुत ज़्यादा फाइट करने की स्थिति नहीं रहेगी रूस के सामने, क्योंकि रूस और क्रीमिया की जो रूस और यूक्रेन का जो शक्ति संतुलन है वो बिल्कुल बेमेल है। रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और उसके कंपेयर में यूक्रेन कहीं पर भी नहीं ठहरता है। तो इस वजह से अगर ये दोनों देश आपस में एक दूसरे का संघर्ष इसी तरह से चलता रहा इन दोनों देशों का, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन अब हम कुछ दूसरे कारणों पे बात करेंगे कि आखिर जो ये फाइट इतनी तेज़ी से हो गई, इसके लिए क्या सिर्फ रूस जिम्मेदार है, क्या यूक्रेन जिम्मेदार है, या फिर जिम्मेदार कोई और है और भुगतान कोई और कर रहा है? तो देखिए, इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। आप सभी को पता है कि दुनिया में 2 ब्लॉक पहले से बने हुए थे कोल्ड वार के टाइम से, एक यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका, जिसे कैपिटलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं। कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30 देश हैं। 30 देशों में यूरोपियन कंट्रीज़ सारी की सारी हैं, जितनी भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, प्लस ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया, और इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, अमेरिका और लिथुआनिया। तो ये सारे देश इतने जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ये नेटो के सदस्य हैं, तो इनमें एक संधि हुई कि अगर नेटो पे किसी भी देश पे हमला किसी दूसरे देश द्वारा होता है तो ये पूरे देशों पर हमला हुआ माना जाएगा और सारे देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। ये एक रणनीति रही है रूस को काउंटर करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसमें से 15 देशों का जन्म हुआ, जिनमें से भूभाग अगर हम उसका लैंड एरिया के हिसाब से देखें तो यूक्रेन सबसे बड़ा देश है। अब ये 15 देश, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जितने भी देश ऑलमोस्ट मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वो सब कहीं ना कहीं रूस से निकले हुए देश हैं। तो इस प्रकार अगर रूस को ये लगता है कि आज वो ये देश उसका हिस्सा थे कभी ना कभी, तो वो उन पे अपना प्रभाव देखना चाहता है। साथ ही नेटो, जिसने कभी रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो ये कभी नहीं चाहता रूस कि ये जो देश हैं जिनकी बॉर्डर शेयर करता है रूस या कभी उससे अलग हुए हैं, वहाँ तक नेटो पहुँचे। लेकिन ये एक पॉइंट हो गया कि रूस की अपनी समस्याएं हैं, अपनी चिंताएं हैं। अब ज़रा नेटो के रोल को यहाँ देखते हैं कि आखिर नेटो कितना जिम्मेदार है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसके आउटपुट्स क्या हैं उन देशों के लिए। ये सुनने के बाद नेटो जैसे संगठन पे थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए कि ये किस तरीके का संगठन है और कैसे देशों को ये अपना शिकार बना रहा है। अब ये एक उदाहरण है अफ़गानिस्तान।
अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जो भूमिका रही है वो दुनिया किसी से छुपी नहीं है। इसे हार कहते हैं, जीत नहीं कहते। अफ़गानिस्तान में 20 सालों तक रहने के बाद आप हार के निकले हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों की आप ज़िम्मेदारी लेते हो, जिस जनता के लिए आप वहाँ पे लड़ने की बात करते हो, अंत में उसे आप किस हाल में छोड़ के वहाँ से निकलते हो। यूक्रेन को लगातार नेटो की तरफ से बोला गया, अमेरिका की तरफ से बोला गया कि आप हमारे सदस्य बनेंगे और आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यूक्रेन कभी भी इस स्थिति में नहीं आता अगर वो नेटो जैसे देशों के बहकावे में या फिर छलावे में नहीं आया होता। आज भी जब उसके ऊपर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, यूक्रेन को और पूरी दुनिया को पता है कि वो रूस का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। लेकिन जब आप उसे इस छलावे में रखेंगे कि हम आपको सब बचाने के लिए आएंगे, वो रिटेलिएट कर गया। वो युद्ध की आग में जल रहा है। लेकिन अब नेटो सदस्यों का और अमेरिका का ज़रा रुख देखिए। सभी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं रसिया पे। रसिया बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है कि कितने सैंक्शंस आप उस पे लगा सकते हैं और वो किस तरीके से उनका रिटेलिएशन करेगा। उसने जो व्यक्ति हमला इतनी सुव्यवस्थित तरीके से कर रहा है, उसने आपके इन सैंक्शंस का रिटेलिएशन करने के लिए उसने पहले सारे कैलकुलेशन कर लिए होंगे। बात 2-4 बातें ऐसी हैं जिसमें रूस पीछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, ये दुनिया जानती है। लेकिन उसको भी पता है कि आप रूस पे बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसका कारण है, रूस के पास सबसे अधिक जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार है। सारा यूरोप उसका बहुत बड़ा कस्टमर है। आज के टाइम पे अगर रूस ये सारी सप्लाई को बंद कर देता है या रूस पे प्रतिबंध लगाने के बाद ये सप्लाई बंद हो जाती है, इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी और भुगतना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से जैसे ही सैंक्शंस लगाने स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं। इसकी जद में पूरा यूरोप आएगा। एक बात और भी है, ज़रा इस पे बात आज हो जानी ज़रूरी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दरअसल इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम जो पहली नॉर्ड स्ट्रीम है, उसमें 1 या 2 नहीं है, वो सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम है। वो एक गैस पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन से होते हुए जर्मनी तक जाती है। ये इसका काम साल 2012 में पूरा हुआ। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, अगर किसी देश की सीमा से आप ट्रक निकालेंगे या आपको सीमा शुल्क देना पड़ता है, या एक जो आपकी ट्रांजिट जो आपका पैसा बनता है उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन चार्जेस यूक्रेन हर साल लगभग $2 बिलियन इसके वसूलता है, क्योंकि यूक्रेन की सीमा से ये जो गैस है वो गुजरती है। रूस ने क्या किया, इस पैसे को बचाने के लिए उसने एक नया रास्ता खोजा। उसने बाल्टिक सागर से रूस के उस्तलुगा शहर से जर्मनी के ग्रीक्सवाल्ड शहर तक एक गैस पाइपलाइन को समुद्री मार्ग से बिछा दिया, बाल्टिक सागर से होते हुए। उसका कारण क्या था? रूस एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता था। उससे वो पैसे सीधे सीधे रूस के खाते में जाते जो उसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर बाल्टिक सागर से होकर जाएगा तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही यूक्रेन को जो इससे प्रॉफिट हो रहा था $2 बिलियन का, उसका नुकसान हो रहा था। तो यूक्रेन को भी दिक्कत थी कि आखिर आप वो पाइपलाइन हमारे यहाँ से गुजारते। तो जो पाइपलाइन यूक्रेन के यहाँ से गुजरती है उसे बोलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 या फिर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। और जो नई परियोजना बनाई गई है, जो नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जहाँ से डबल सप्लाई जर्मनी को मिलेगी बाल्टिक सागर से होते हुए, उसे बोला गया नॉर्ड स्ट्रीम 2। अब देखिए, दुनिया भर की निगाहें या फिर कह लें अमेरिका की निगाहें इसको लेकर टेढ़ी थी। उसका रीज़न ये है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी देश सिवाय उसके किसी और देश पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो। जैसे अब अमेरिका की चिंताएं अपनी हैं कि कहीं यूरोपियन यूनियन, जो कि नेटो का एलाय है, नेटो का सदस्य देश हैं, वो कहीं रूस की सप्लाई लाइन पे बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो जाएं
और ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा इस बात के दबाव में आ जाएं कि रूस इसको बंद कर देगा, तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि जब एक बार सप्लाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। नए रास्ते तलाशना या नए सोर्सेज खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात की चिंता को लेकर वो लगातार इस बात को लेकर दबाव बना के रखा हुआ था कि रूस अब यहाँ पर बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन भी इसके विरोध में था कि ये पाइपलाइन शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पैसे जो $2 बिलियन जो मिलने थे वो दूसरी पाइपलाइन आती तो उसके भी चार्जेस उसको मिलते। तो इस वजह से यूक्रेन भी अमेरिका के साथ इस बात का विरोध कर रहा था। लेकिन जर्मनी को चूँकि फ़ायदा था इससे, जर्मनी को इसकी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ सर्दियाँ होती हैं। सबसे बड़ी बात है यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट सर्दियाँ होती हैं और वहाँ पे गैस की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घरों को गर्म रखने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल वहाँ पे क्राइसिस है, चूँकि जैसे ही कोरोना से रिवाइव हुई है, दुनिया आगे बढ़ी है, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है और रेट बढ़ गया है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बात और है, अगर मान लीजिए ये सप्लाई बंद हो जाती है, रूस बंद करता है, रूस को इस बात का पता है, उसको अंदाज़ा है कि अगर आप लोग सैंक्शन लगाएंगे और मेरी सप्लाई बंद करेंगे तो दिक्कत मुझे तो होगी, मेरे फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे, लेकिन आपको भी दिक्कत उससे ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है? यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में सबसे बड़ा सप्लायर अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो फिर नॉर्वे है। नॉर्वे सबसे अधिक सप्लाई करता है, लेकिन नॉर्वे बोलता है कि अगर ये रूस से सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो उसकी भरपाई मैं नहीं कर पाऊँगा। अब बात रही अमेरिका के ऊपर। अमेरिका भी रास्ते तलाश रहा है, उसके अल्टरनेटिव्स खोज रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। एनर्जी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको खोजना इतना आसान होता कहाँ है कि आप हर जगह जहाँ चाहेंगे उसे अवेलेबल करवा देंगे। तो यही समस्या दुनिया के सामने है। लेकिन लास्टली हुआ क्या कि हुआ यही कि जो नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन परियोजना थी, जर्मनी ने उस पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन ने कई सारे बैंक पे सैंक्शन लगाए हैं और रूस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी की है बोरिस जॉनसन ने। उन्होंने कहा है कि आपके हाथ खून से रंग गए हैं, ये कभी धुले नहीं जा सकते यूक्रेन के लोगों को मारने से। इसी तरह से जो बाइडन हैं उन्होंने भी अपनी मीटिंग्स की हैं, नेटो ने भी अपनी मीटिंग की है। लेकिन ख़ास बात, यूक्रेन फ़ाइट कर रहा है और ये सिर्फ सैंक्शन लगा रहे हैं। ना तो ये जा सकते हैं, ना तो ये फ़ाइट कर सकते हैं। इनका वही पुराना डर्रा, हम ट्रेंड करेंगे, हम सप्लाई देंगे, हम आपदा में अवसर तलाशना इसे कहते हैं। इसलिए ऐसे देशों को, दुनिया भर के देशों के लिए एक यही बेहतर रास्ता है कि वो अपने उन मित्रों को पहचाने जो वास्तव में उन्हें मदद करने वाले हैं, लोगों के भुलावे में या फिर किसी ऐसी दोस्ती के चक्कर में ना पड़ें जहाँ से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। और जहाँ तक रही बात आज की, तो वहाँ के विदेश मंत्री जो यहाँ पे राजदूत हैं, विदेश मंत्री नहीं राजदूत हैं यूक्रेन के, उन्होंने भारत से और प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सीधे अपील की है। अच्छा, भारत का ज़रा स्थिति बड़ी शानदार है। देखिए, कहते हैं ना, निष्पक्ष होना जितना कई बार मुश्किल होता है उतना ही शानदार होता है। निष्पक्ष होना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब आप खोजने चलते हो तो आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि निष्पक्ष व्यक्ति के दोस्त मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन वहीं पर जब दुनिया संकट में आती है तो तब उम्मीद भी उसी व्यक्ति से होती है, क्योंकि उस दुनिया को पता है कि ये व्यक्ति निष्पक्ष है, ये किसी एक का फेवर नहीं करेगा, ये सही की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। तो आज उन्होंने खुले दिल से बोला कि भारत से उम्मीद है, भारत ही हमारी उम्मीद है। अगर वो पुतिन से बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी, तो एक बार के लिए राष्ट्रपति पुतिन इस बात को सुनेंगे और शायद संधि होने के रास्ते खुलेंगे। तो शाम को अभी बात भी हुई है हमारे प्रधानमंत्री की। उम्मीद यही है कि ये जंग अब रुके और दुनिया पुराने ढर्रे पर आए। यूक्रेन के लोग आज संकट में हैं और ये किसी भी लिहाज से इसे सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूस हमारा पुराना मित्र रहा है। रूस ने हमें हर संकट में उसने मदद उपलब्ध कराई है। तो हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति से क्या बातें हुई हैं ये आगे पता चलेगा। फ़िलहाल उम्मीद यही है कि युद्ध रुके और दुनिया को शांति मिले, वहाँ के लोगों को शांति मिले। धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलें। धन्यवाद।